जीनियस डॉक्टर ब्लैकबेली मिस। अध्याय 41। भूत शहर 2। दुर्भाग्यवश संसाधन हॉल में मौजूद कोई भी पुस्तक उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। साधना की दुनिया में सभी तकनीकें और अभ्यास व्यक्ति की संवेदनात्मक भावना के प्रकार पर आधारित थे। हथियार रखने वालों और पशुवत रूपों वाले लोगों की तकनीक बिल्कुल अलग होती है। हालांकि जुनवूशी की संवेदनात्मक भावना इन दो पारंपरिक श्रेणियों में भी नहीं आती थी। इसलिए चाहे वह कितना भी पढ़े, हर किताब को कितनी भी बारीकी से देखे, उसे अपने लिए एक भी साधना तकनीक उपयुक्त नहीं लगी। यदि वह कोई तकनीक नहीं खोज पाती तो वह अपनी आत्मिक ऊर्जा का विकास नहीं कर पाती। वह पौधे उगाने की तकनीक कहाँ से लाएगी, ये समस्या उसके लिए सिरदर्द बन गई। अब उसे लिन पैलेस में उसे पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। इस शरीर की स्मृतियों में इस शाही शहर के भीतर एक गुप्त स्थान छिपा हुआ था। यह एक भूमिगत बाजार था जिसका प्रवेश द्वार शहर के एकांत कोने में था। यहाँ कई दुर्लभ वस्तुएं मिलती थीं जो शहर में नहीं मिलती, और यहाँ कई अनोखी चीजें भी बिकती थीं। अंतर सिर्फ इतना था कि बिक्री पर रखी वस्तुओं को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था, उन्हें केवल उसी मूल्य की किसी वस्तु से बदला जा सकता था। ये शुद्ध सरल वस्तु विनिमय व्यापार था। पूर्व वूशी एक बार वहां गई थी जब वह मो शुवानफी के साथ डेट पर थी। हालांकि वह शहर की चारदीवारी के भीतर पली बड़ी थी, फिर भी उसे इसके अस्तित्व के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि वह उसे वहां नहीं ले आया। उसे वह जगह पसंद नहीं थी क्योंकि वह अंधेरी और उदास थी। हालांकि अब वह एकमात्र स्थान था जिसके बारे में वह सोच सकती थी और उसे उपयुक्त खेती तकनीक खोजने की आशा में वहां की यात्रा करने की आवश्यकता थी। उसका चेहरा शाही शहर में जाना पहचाना था और उसे वहां गुप्त रूप से जाना था। उसने कई जड़ी बूटियां लीं, कुछ को पीसकर पाउडर बनाया, कुछ का रस निकाला और उन्हें मिलाकर एक लेप बनाया। उसे अपने चेहरे पर लगाया और ध्यान से अपने चेहरे का आकार बदला। आईने में देख रही थी कि अब एक युवा विद्वान पुरुष दिख रहा था। उसने अपने चेहरे के हाव भाव थोड़े बदले थे और उसे मर्दाना लुक दिया था और सफ़ेद चोगा पहन लिया था। भूमिगत बाजार जाने से पहले उसे वहां मुद्रा तैयार करनी थी जहां साधारण चांदी बेकार समझी जाती थी। इन दिनों वह फार्मेसी में जून शियान और जून किंग के स्वास्थ्य लाभ के लिए तरह तरह के अमृत और औषधियां बना रही थी। उसने कुछ बोतलें उठाईं, उन्हें अपने लबादे में ठूंसा और रात के सन्नाटे में पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकल गई। रात में शाही शहर बहुत शांत था और यद्यपि वह पहली बार लिन पैलेस से बाहर निकल रही थी, फिर भी वह अपने शरीर की यादों का अनुसरण करते हुए भूमिगत बाजार के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। वह एक साधारण से रेस्टोरेंट के सामने रुकी। यह एक साधारण सी जगह थी, सड़क किनारे बनी दूसरी इमारतों से कुछ अलग नहीं। काउंटर पर एक वेटर बैठा था जो आलस से अपना सिर काउंटर पर टिकाए हुए था। जब उसने उसे देखा तो उसने नमस्ते नहीं कहा और आराम करता रहा। जीनियस डॉक्टर। अध्याय 42। भूत शहर 3। इस भूमिगत बाजार का प्रवेश द्वार इस अस्पष्ट स्थान के पिछवाड़े में था। पिछवाड़े में जमीन में गहराई तक जाती सीढ़ियों वाला एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। कुछ आदमी जो अभी अभी सीढ़ियां चढ़े थे एक पल के लिए स्तब्ध होकर जूनवूशी को देखने लगे। ये बच्चा वास्तव में अकेले भूत शहर जा रहा है, कितना दुर्लभ है। जाते समय वे आपस में फुसफुसा रहे थे। भूत शहर भूमिगत बाजार का नाम था। जूनवूशी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए अंधेरे प्रवेश द्वार में दाखिल हुई। जब वह आखिरकार नीचे पहुंची तो उसे एक जीवन दृश्य का सामना करना पड़ा। हालांकि इंपीरियल सिटी में रात शांत थी, लेकिन यहाँ तो मानो कोई दूसरी ही दुनिया थी। सड़कें तरह तरह के लोगों द्वारा अपना सामान बेचने से गुलजार थीं। यहाँ कोई दुकान नहीं थी, बस सड़क पर लकड़ी के अस्थायी स्टॉल लगे थे। ये लकड़ी के स्टॉल किसी व्यक्ति की आधी ऊंचाई के बराबर थे और वहां सामान बेचने के लिए रखा जाता था। भूत शहर के प्रवेश द्वार पर दो आदमी तैनात थे। दोनों ने एक एक मुखौटा पहना हुआ था और मुखौटे की दरार से सिर्फ एक जोड़ी तेज और शांत आंखें ही दिखाई दे रही थीं। जुनवूशी उनके पास गया और उन्होंने पलक तक नहीं झपकाए। म्याऊं। छोटी काली बिल्ली उसके पीछे पीछे आए और सामने का दृश्य देखने लगी। मालकिन, हम आपके लिए उपयुक्त साधना तकनीक कैसे खोजेंगे? अगर यह मेरे लिए उपयुक्त है तो जब हम इसके पास होंगे तो लिटिल लॉर्ड्स इसे भांप लेगा। जूनवूशी ने फुसफुसाते हुए कहा। प्रत्येक साधना तकनीक की एक छोटी आध्यात्मिक छाप होती है और अगर यह संवेदात्मक आत्मा के लिए इसे साधना के लिए उपयुक्त है तो उनके बीच एक आध्यात्मिक प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। इससे उसे इस विशाल बाजार में रखी असंख्य वस्तुओं के बीच इसे पहचानने में मदद मिलेगी। म्याऊं। क्या आपको यकीन है कि वह छोटा सा रोता हुआ बेवकूफ़ कुछ भी महसूस कर पाएगा? छोटी काली बिल्ली लिटिल लॉर्ड्स को घृणा की दृष्टि से देखती थी। जब भी वे मिलते थे वह केवल रोना जानती थी। पहले हम चारों ओर देख लेंगे। जूनवूशी के मन में अभी भी आशा की एक छोटी सी किरण थी। लिन पैलेस में विशाल पुस्तक संग्रह को खंगालने के बावजूद छोटी कमल को किसी भी साधना तकनीक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह उसका आखिरी उपाय था। भूत शहर बड़ा था, लेकिन जुनवूशी का ध्यान केवल किताबों पर था और किसी अन्य चीज में उसकी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वह भीड़ के बीच से गुजरते हुए प्रत्येक स्टॉल पर प्रदर्शित वस्तुओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रही थी। एकमात्र बात यह थी, जब लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा होता है तो आसपास का वातावरण विभिन्न प्रकार की गंधों, पसीने, सुगंध से भर जाता है और चूंकि इस बाजार में लोगों की संख्या कम नहीं थी, इससे तापमान में वृद्धि हो गई, जिससे ये गर्म, आर्द्र, घुटन भरा और बदबूदार हो गया। दूसरों के लिए वे यहाँ बिक्री पर उपलब्ध वस्तुओं को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने इस छोटी सी असुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया।
हालांकि वूशी को यह संयोजन पागल कर रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और पूरी कोशिश की कि किसी के संपर्क में न आए, क्योंकि वह भीड़ के बीच से अपने छोटे शरीर को घुमा रही थी। ये जगह वह निश्चित रूप से फिर कभी नहीं आएगी। छोटी काली बिल्ली जो उसके बगल में फुर्ती से चल रही थी, उसकी घबराहट को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। इसकी मालकिन, जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र थी, के लिए यह स्थान सचमुच नरक था। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 43, जीर्ण शीर्ण पुस्तकें 1। म्याऊं। छोटी काली बिल्ली अपनी घबराहट को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश उसके कठोर चेहरे और गंभीर रूप से बंद होठों से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूतों का शहर बहुत बड़ा था। इन कठोर परिस्थितियों में उसे ध्यान केंद्रित करने और खेतीबाड़ी की किताबें ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहां बिकने वाली चीजें कोई खास दुकानों की नहीं थी, बल्कि अलग अलग विक्रेताओं की थी जो कुछ भी और सब कुछ बेचते थे। बड़ी मुश्किल से आखिरकार वह एक कम भीड़ भाड़ वाली जगह पहुंची और थोड़ा शांत हुई। यहाँ स्टॉल दूर दूर बिखरे हुए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, उसे अंगूठी से कुछ गर्माहट महसूस हुई। वह वहीं रुक गई। उसे अपनी अंगूठी गर्म होती हुई महसूस हुई। क्या ये यही है साधना तकनीक? ये पहली बार था जब नन्ही कमल ने किसी चीज पर प्रतिक्रिया दी थी। वह अपने आसपास के वातावरण को गौर से देख रही थी। जहां वह अभी जमी हुई थी, वहां आसपास कुल 10 स्टॉल थे। उसकी नज़र इधर उधर दौड़ी और आखिरकार उसकी नज़र एक स्टॉल पर पड़ी जहां कुछ पुरानी किताबें बिक रही थीं। स्टैंड पर बहुत सी जीर्ण शीर्ण पुस्तकें प्रदर्शित की गई थीं, जिनमें से कुछ के कवर भी मुश्किल से ही सही सलामत थे, तथा कुछ के शीर्षक तो पढ़े भी नहीं जा सकते थे। दुकान पर एक पीला चेहरा, मैला कुचेला सा बेधगा सा किशोर बैठा था। वह लकड़ी के स्टूल पर बैठा, बांस की पत्ती चबा रहा था और खुशी से मुस्कुरा रहा था। वह अपनी किताब में पूरी तरह डूबा हुआ था। यहाँ तक कि जब जुनवूशी उनके बूथ के सामने खड़े हुए तो भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की परवाह नहीं की, क्योंकि वे दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। जुनवूशी का ध्यान अब सामने रखी किताबों की कतार पर था, और जैसे जैसे वह किताबों के पास आती गई, उसे लिटिल लॉर्ड्स की प्रतिक्रिया की तीव्रता और भी ज्यादा महसूस होने लगी। उसे यकीन था कि जिस किताब की उसे जरूरत थी, वह इन्हीं किताबों में होगी। सभी जीर्ण शीर्ण पुस्तकों ने भले ही अपने आवरण की पूर्व शोभा खो दी हो, लेकिन उनकी विषय वस्तु अभी भी बरकरार है। तथापि कुछ बार सामग्री को पलटने के बाद उसकी भौहों के बीच एक तनाव उभर आया। ये पुस्तकें खेती पर आधारित पुस्तकें नहीं थीं। ये पुस्तकें स्पष्टतः माली के लिए थीं। इसमें लोगों को पौधे और फूल उगाने का तरीका सिखाया गया था और इसका खेती से कोई संबंध नहीं था। अपने विद्वान पुरुषोचित चेहरे पर अपने अंतर्मन को शांत करने की कोशिश करते हुए उसके होंठ फड़क रहे थे। नन्हे कमल की तीव्र प्रतिक्रिया निश्चित रूप से उन बागवानी की किताबों से संबंधित थी। वह जानती थी कि अगर ये किताबें बाहर न होती तो नन्हा कमल मानव रूप धारण कर लेता और उन सबको छीन लेता। छोटा लॉर्ड्स इस बात से परेशान था कि वह खुद को बदल नहीं सकता था और किताबें नहीं ले सकता था। वह उससे लगातार आग्रह करता रहा, प्रिय प्यारे गुरुदेव, कृपया ये सब घर ले आइए। प्रिय सर्वशक्तिमान गुरुदेव, कृपया ये पुस्तकें घर ले आइए। प्रिय प्यारे गुरुदेव, कृपया। जुनवूशी ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसने स्वीकार कर लिया था कि उसकी संवेदात्मक आत्मा एक दुर्लभ पौधे प्रकार का कमल था और उसने खुद को अपने भाग्य के लिए छोड़ दिया था। हालांकि अब जब वह अपनी खेती शुरू करना चाहती है, तो ये छोटा लड़का चाहता है कि वह कुछ बागवानी की किताबें उठाए। जुनवूशी जाना चाहती थी, लेकिन लिटिल लॉर्ड्स उससे किताबें वापस लाने के लिए विनती और आग्रह करता रहा। म्याऊं। छोटी काली बिल्ली ने हैरान भाव से जुनवूशी को देखा। अव्यवस्थित युवक ने अंततः खुद को अपनी किताब से दूर खींच लिया और देखा कि कोई व्यक्ति ब्राउज कर रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और आलस से अपने स्टॉल के सामने विद्वान युवक को देखा, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्यांकन कर रहा हो, उसने जुनवूशी को सिर से पैर तक देखा। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 44, जीर्ण शीर्ण पुस्तकें 2। स्वागत है। जैसे ही उस बेतरतीब युवक ने देखा कि कोई उसकी चीजें देख रहा है, उसने तुरंत अपनी किताब रख दी और एक चमकदार मुस्कान दी। हालांकि उसके पीले चेहरे पर धूल जमी हुई थी, फिर भी उसने अपनी सबसे अच्छी व्यावसायिक मुस्कान दी। कृपया देखिए, अगर आपको कुछ दिलचस्प लगे तो मुझे बताइए, उन्होंने उत्साह से कहा। जुनवूशी के होंठ सीधी रेखा में सिकुड़ गए और उसने मुस्कुराहट बिखेरी। किताबों को लेकर वह अभी भी उलझन में थी, अपनी उंगलियां गर्म अंगूठी पर फिरा रही थी। इन किताबों के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जुनवूशी ने ठंडे स्वर में पूछा। वह इस बाजार में उम्मीदों और अपेक्षाओं से भरी आई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे बदले में बागवानी की कुछ पुरानी किताबें मिलेंगी। ये सब, तुम्हें ये सारी किताबें चाहिए? बेतरतीब युवक के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक उत्साह भरी चमक थी, मानो वह किसी मोटी भेड़ को देख रहा हो। हाँ, उसने संक्षिप्त स्वर में सिर हिलाया। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से यह काम निपटा ले और अपनी साधना तकनीक की किताब ढूंढना जारी रखे। वह अव्यवस्थित युवक मुस्कुराया और उसने अपना एक गंदा हाथ बाहर निकाला, जिसमें उसकी 5 उंगलियां दिखाई दे रही थीं। 5 पूर्वी मोती। जुनवूशी ने उसे खाली नजरों से देखा, किताबों की ओर देखा और तेजी से मुड़कर चली गई। एक पूर्वी मोती की कीमत 1 टन सोने के बराबर थी, यानी लाखों सोने के सिक्कों के बराबर। इस युवक की शुरुआती कीमत बेहद ज्यादा थी। अरे अरे, मत जाओ मत जाओ। युवक तुरंत घबरा गया जब उसने उसे मुड़ते देखा। जुनवूशी ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की और चलते रहे, क्योंकि अंगूठी चमकने लगी और अचानक प्रकाश का एक तेज विस्फोट हुआ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ,
उसकी तरफ से एक चिंतित मगर कोमल आवाज आई। जून वूशी चौंक गई जब उसने अपनी दाहिनी आस्तीन पर नजर डाली। इस छोटे कमल ने उसकी अवज्ञा करने का साहस किया। इन जीर्ण शीर्ण पुस्तकों के लिए उसने वास्तव में उसकी अवज्ञा की और इतने खुले तौर पर अपना रूप बदल लिया। उसकी उपस्थिति कितनी आकर्षक थी ये तो कहना ही क्या। इतने अंधेरे वातावरण में जब वह प्रकट हुआ तो उसकी तेज रोशनी ने ही शोर मचा दिया। उसके अचानक प्रकट होने के साथ ही हवा में कमल की तेज खुशबू फैल गई। इसने आसपास मौजूद कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वे सब वहीं रुककर इधर उधर देखने लगे। यदि वह जानती कि कैसे, तो वह उसे सीधे उस आत्मा की दुनिया में वापस भेज देती जिसका उसने पहले उल्लेख किया था। चुप रहो और स्थिर रहो। जून वूशी गुर्राए। किसी को नहीं पता था कि उसमें एक संवेदात्मक आत्मा है और अगर यह यहाँ उजागर हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उनकी बातचीत के दौरान वह अव्यवस्थित युवक किसी तरह उसके पास आ गया और उसके हाथों में वे कुछ पुस्तकें थीं जिनमें उसने अपनी रुचि दर्शाई थी। कृपया मत जाए। अगर आपको लगता है कि यह ज्यादा है तो मैं आपको छूट दे सकता हूँ। 4 मोती कैसे रहेंगे? वह उसके आगे दौड़ा और उसका रास्ता रोककर हाथ में पकड़ी किताबें बेचने की कोशिश करने लगा। जून वूशी जानती थी कि अगर उसने ये किताबें नहीं खरीदी तो लिटिल लोट्स उसे बिना हंगामा किए वापस नहीं जाने देगा। उसने हार मानकर आह भरी और युवक की ओर देखते हुए कहा, मेरे पास कोई पूर्वी मोती नहीं, सिर्फ अमृत है। हम अमृत? बेढंगे युवक ने अपनी निराशा को छुपाने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना सिर खुजलाया और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब वह बुदबुदाया, ऐसी जगह से अमृत लेकर मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अगर आपके पास कोई पूर्वी मोती नहीं है तो इसे भूल जाए। वह मुड़ा और उदासीनता से वापस चला गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, लिटिल लोट्स ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और अपनी आस्तीन में लात मारने लगी। जून वूशी का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। जीनियस डॉक्टर। अध्याय 45। जीर्ण शीर्ण पुस्तकें 3। वह एक क्षण के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन अंततः घुरते हुए बोली, रुको। अव्यवस्थित युवक ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उदासीनता से देखते हुए आशंकित स्वर में कहा, मुझे सचमुच बहुत खेद है, मुझे अमृत में कोई रुचि नहीं है। मुझे पता है। जून वूशी ने सिर हिलाया। उसकी प्रतिक्रिया में अंतर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे बस ये बताना है कि इस इलाके में मुझे ऐसी कौन सी दुकान मिल सकती है जहां अमृत मिलता हो और मैं उसे आपकी मनचाही चीज के बदले में दे सकूं। उसने सीधे सादे अंदाज में उससे पूछा। उसने कुछ देर तक विचार करते हुए उसकी ओर देखा, फिर अपनी नाक को छूते हुए जवाब दिया, वास्तव में एक आदमी अमृत के लिए पूर्वी मोतियों का व्यापार कर रहा है। बात बस इतनी है। वह जिस प्रकार का अमृत चाहता है वह थोड़ा, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे बच्चे के पास उस प्रकार का अमृत है जो वह चाहता है। उसके सामने खड़ा ये बच्चा कुछ कमजोर सा लग रहा था और वह अपनी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता था और न ही उसे इतने सारे लोगों के सामने अपमानित करना चाहता था। हालांकि भूत शहर में इतना छोटा बच्चा कम ही देखने को मिलता था, फिर भी इतनी कम उम्र में पूर्वी मोतियों के बदले उसके पास कौन से अमृत हो सकते थे? मुझे वहां ले चलो, जून वूशी ने रूखेपन से कहा। युवक ने अपनी खाली दुकान की ओर देखते हुए उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा। अगर व्यापार सफल रहा तो आपके 4 पूर्वी मोतियों के अलावा मैं आपको अमृत की एक बोतल दे सकता हूँ। जून वूशी ने उसकी अनिच्छा देखी थी और वह इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। मुझे सचमुच तुम्हारा अमृत नहीं चाहिए। अगर मुझे अमृत चाहिए होता तो मुझे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बड़बड़ाया और मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपने सामने खड़े बच्चे को देखा और उसके अंदर की इस बेचैनी को समझ नहीं पाया। न जाने क्यों उसे लगा कि उसके सामने खड़े इस बच्चे में कुछ अलग है। उसका शांत स्वभाव भूत शहर में मिले बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग था। आमतौर पर बड़े बड़े घरानों के युवा स्वामी इथलाते हुए घूमते थे और उनके पीछे लोगों का एक झुंड लगा रहता था। लेकिन इस बच्चे में अपनी कम उम्र के बावजूद एक ऐसा आत्मविश्वास झलक रहा था जो कम ही देखने को मिलता था। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ उस बूढ़े के घर चल सकता हूँ। इतने दिन हो गए हैं मुझे यहाँ और तुम ही हो जिसने मुझे प्रस्ताव दिया है। उसने निर्णायक स्वर में कहा, मानो उसकी सारी आशंकाएं दूर हो गई हों। अव्यवस्थित युवाओं के स्टॉल की तुलना में पूर्वी मोती बेचने वाला ये स्टॉल लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि भीड़ पंक्तिबद्ध विभिन्न खजानों को देखकर आश्चर्यचकित थी। एक मखमली डिब्बे के चारों ओर 9 बड़े चमकदार मोती रखे हुए थे। इन चमकदार मोतियों से घिरे पूर्वी मोती मनमोहक इंद्रधनुषी आभा से चमक रहे थे। पूर्वी मोतियों के अलावा इस स्टॉल पर विभिन्न श्रेणियों के कई अन्य आध्यात्मिक रत्न भी बिक रहे थे। जब संविदात्मक आत्मा अपने स्वामी के साथ बंधन स्थापित कर लेती है और अंगूठी बना लेती है तो ऐसे रत्न और मोती उत्कृष्ट साधना संसाधन होते हैं जो आध्यात्मिक ऊर्जा को पोषित कर सकते हैं और बंधन को बढ़ा सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक रत्न सामान्य कीमती रत्नों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थे। प्रत्येक आध्यात्मिक रत्न व्यक्ति की साधना को कई गुना बढ़ा सकता था। हालांकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये संसाधन आमतौर पर धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए सीमित होते थे। लिन पैलेस के पास इनमें से कुछ को सुरक्षित रखने की विलासिता थी, क्योंकि संस्थापक सम्राट ने उन्हें उनकी सैन्य योग्यता के लिए पुरस्कृत करने हेतु एक उदार राशि प्रदान की थी। जून शियान ने विशेष रूप से जून वूशी के लिए कुछ उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक रत्न अलग रखे थे, ताकि जब वह वयस्क हो जाए तो उसका उपयोग कर सके, लेकिन उनका उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिला। फिलहाल जून वूशी को इन आध्यात्मिक रत्नों में कोई खास रुचि नहीं थी। इनका उपयोग करना अभी बहुत जल्दी था, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई उपयुक्त साधना तकनीक भी नहीं मिली थी। यह उस बच्चे की तरह था जो रेंगना सीखने से पहले ही दौड़ने की कोशिश कर रहा हो।
स्टॉल का मालिक 50 साल का एक आदमी था जो पाइप पीते हुए खुलेआम अपने स्टॉल के आसपास खड़े ग्राहकों को देख रहा था। उसके ऐसे व्यवहार के बावजूद स्टॉल पर मौजूद भीड़ को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और भी लोग उसके आसपास जमा होने लगे। जीनियस डॉक्टर अध्याय 46। यह एक छोटी सी दुनिया है। 1 अंतर। अव्यवस्थित युवक पीड़ा में चिल्लाया क्योंकि संरक्षकों में अंतर स्पष्ट था। तुम्हें वो पूर्वी मोती चाहिए? जुनवूशी ने प्रदर्शन पर रखे पूर्वी मोतियों की ओर इशारा किया। युवक ने सिर हिलाया। जैसे ही वह भीड़ के बीच से आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसे भीड़ में 2 परिचित व्यक्ति खड़े देखकर आश्चर्य हुआ। एक खूबसूरत युवक जो भव्य ब्रोकेट पहने हुए था और उसके बगल में एक खूबसूरत युवती जो सुरुचिपूर्ण सफेद वस्त्र पहने हुए थी, स्टॉल के सामने खड़ी थी। यह आकर्षक जोड़ा इतना आकर्षक था कि लोग बार बार उन्हें देखने के लिए नजरें चुरा रहे थे। इस जगह पर कुछ अच्छी चीजें हैं, युवक ने धीरे से कहा, जबकि उसकी बादाम जैसी आंखें उसकी महिला साथी पर टिकी हुई थीं। महिला ने अहंकार से सिर हिला दिया। जुनवूशी के पास बैठी छोटी काली बिल्ली एकदम से भड़क उठी। फुंकारते हुए उसके रोए खड़े हो गए। वह व्यभिचारी जोड़ा, ये जोड़ा वास्तव में मो जुवानफी और बाई युनजियान था। जुनवूशी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए लापरवाही से उस ओर देखा। ये 2 आध्यात्मिक रत्न और ये 9 पूर्वी मोती वाकई कमाल के हैं। मो जुवानफी चहक उठी। उस घटना के बाद से बाई युनशियान बहुत उदास रहती थी और कभी मुस्कुराती नहीं थी। उसने उसे मुस्कुराने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी अचानक उसे भूत शहर का ख्याल आया। उसकी सभी नवीनताओं और दुर्लभ वस्तुओं के साथ उसे यकीन था कि वह उसे खुश करने के लिए कुछ न कुछ जरूर ढूंढ लेगा। भूत शहर में काफी देर तक घूमने के बाद भी बाई युनशियान का मन नहीं भरा। वह किंग युन वंश की महारानी की शिष्या थी। ऐसी कौन सी दुर्लभ चीजें थीं जो उसने नहीं देखी थीं? उन्होंने लगभग पूरा बाजार छान मारा था, तभी उसे अंततः कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी रुचि को आकर्षित किया। प्रत्येक आध्यात्मिक रत्न का आकार बमुश्किल उसकी छोटी उंगली के नाखून के बराबर था, फिर भी इसे बड़ा माना गया और यह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था क्योंकि दोनों की संवेदात्मक आत्माओं ने इस पर प्रतिक्रिया की थी। 9 पूर्वी मोतियों को देखकर मो जुवानफी ने उन्हें प्रशंसा भरी नजरों से देखा और किसी भी राजसी राजकुमार की आह निकल गई। शाही खजाने की तिजोरी में इतने उत्तम गुणवत्ता वाले पूर्वी मोती बहुत दुर्लभ थे। ये 9 पूर्वी मोती उस मुकुट के लिए बिल्कुल सही हैं जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्या तुम्हें ये पसंद हैं? उसने उसे कोमलता से कुन्नी मारी और उसकी आंखों में देखते हुए ये देखने लगा कि क्या वह उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ पा रही है। बाई युनजियान ने शर्म से सिर हिलाया और अंततः मुस्कुरा दी। जब ये जोड़ा अपनी इश्कबाजी जारी रखे हुए था, भीड़ आपस में कानाफूसी कर रही थी और अपनी अपनी कहानियां सुना रही थी। उनके आसपास के सभी लोग बहुत पहले से जानते थे कि यह कुख्यात जोड़ा कौन है। इससे पहले जब मो जुवानफेई और जुनवूशी की औपचारिक सगाई हुई थी, तब मो जुवानफेई सहानुभूति का पात्र था। सभी ने उस पर दया की थी और उससे सहानुभूति जताई थी। लेकिन अब जब वह बाई युनजियान के साथ था तो वह ईर्ष्या और घृणा का पात्र बन गया क्योंकि आसपास के लोग उसे ईर्ष्या से घूरते थे। जुनवूशी को पूरे इलाके में एक तानाशाह के रूप में जाना जाता था। हालांकि वह फूल जैसी खूबसूरत थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व और कर्मों ने उसके रूप को फीका कर दिया था। उसके इस उग्र स्वभाव को बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते थे। बाई युनशियान बिल्कुल अलग थी। न सिर्फ वो खूबसूरत थी, बल्कि अपने सौम्य व्यवहार और मृदुभाषी व्यवहार से एक दिव्य आभा बिखेरती थी। सबसे बढ़कर वो किंग युन वंश की शासक की शिष्या थी। खैर, वो कई पुरुषों की देवी थी और जब ये खबर फैली कि मो जुवानफी और वो साथ हैं, तो चारों तरफ दुश्मनी फैल गई। लोग बाई युनशियान का और भी अधिक सम्मान करने लगे जब उन्होंने उसे वास्तविक जीवन में देखा और आपस में बातें करते हुए जुनवुजू को कोसा। जुनवूशी ने ये सब शब्दशः सुन लिया था, लेकिन वह शांत और संयमित रही। उसकी एक भी प्रतिक्रिया या भाव नहीं दिखाई दिया। इसके बजाय उसके पास खड़ी छोटी काली बिल्ली का धैर्य जवाब दे गया और वह गुस्से से लाल हो गई। अब वह बस यही चाहती थी कि अपने सामने खड़े इन सभी मूर्खों पर झपट पड़े और उन्हें खत्म कर दे। वह धमकी भरे स्वर में फुफकारने लगी, इन बेवकूफ़ों को क्या पता, वे उस औरत की तुलना मेरी मालकिन से कैसे कर सकते हैं। जीनियस डॉक्टर अध्याय 47। यह एक छोटी सी दुनिया है 2। अरे, किंगयून कबीले में ऐसी क्या खूबी है कि वो बताने लायक भी नहीं है। जुनवूशी की तरफ से एक तिरस्कार भरी आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो वो बेढंगा नौजवान धीरे से कुछ बुदबुदा रहा था और अपने हाथों को सिर के पीछे करके बांस की पत्ती चबा रहा था। उसने आसपास की भीड़ को, जो बाई युनशियान की प्रशंसा कर रही थी, तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन जुनवूशी ने उसकी बात समझ ली थी। जब युवक की नज़र जुनवूशी से मिली तो उसने मुस्कुराकर हंस दिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे अमृत में कोई दिलचस्पी नहीं है? जाहिर है मुझे किंगयून वंश में भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। युवक ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जुनवूशी ने उसकी एक न सुनी और उसके पास से निकल गई। वह असहाय होकर खुद पर हंसा और कुछ नहीं बोला। इन 2 आध्यात्मिक रत्नों और 9 पूर्वी मोतियों के बदले में आप क्या करना चाहते हैं? जब मो जुवानफेई ने अपनी प्रेमिका के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसने उस पर पैसा लुटाने का फैसला कर लिया। उस बार जब मो जुवानफेई जुनवूशी को भूत शहर ले गया तो एक भी सोने का सिक्का खर्च नहीं हुआ था। वे बस कुछ ही गलियां चले थे और वापस लौट गए। अब बाई युनजियान के साथ वह और अधिक उदार हो गया।
बूढ़े व्यक्ति ने मौजुवान फी की ओर देखा, पाइप से थोड़ा धुआं निकाला और सहजता से कहा, मैं केवल अमृत स्वीकार करता हूँ। मौजुवान फी थोड़ा चौंका। एक राष्ट्र के द्वितीय राजकुमार के रूप में उन्होंने सभी प्रकार के खजानों को देखा था और उनमें से एक बड़े हिस्से तक उनकी पहुंच भी थी। हालांकि चिकित्सा प्रगति और अमृत के मामले में क्यूई राज्य अपने समकक्षों जितना विकसित नहीं था और यही एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उनकी कमी थी। सभी मूल्यवान औषधियां और अमृत एक अलग तिजोरी में बंद थे जहां उनकी पहुंच नहीं थी। मैं इसे तुम्हारे साथ जैड के बदले में ले लूंगा, मौशुवान फेई ने जवाब दिया। वह बाई युनजियान के सामने अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उसने लापरवाही से अपनी हथेली के बराबर आकार का एक बढ़िया जैड का टुकड़ा निकाला। यह जैड वाकई एक दुर्लभ खजाना था। मौशुवान फेई बाई युनजियान को प्रभावित करने के लिए दृढ़ था। दुर्भाग्यवश बूढ़े व्यक्ति ने उस पर एक नज़र डालने की भी जहमत नहीं उठाई और अपना पाइप पीना जारी रखा। साफ था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर यह शाही शहर में हुआ होता तो कौन मौशुवान फी को नाराज करने और उसे कोई इज्जत न देने की हिम्मत करता। वह एक प्रतिष्ठित राजकुमार था और वह वास्तव में तुमसे कुछ खरीदना चाहता था और इसका मतलब था कि उसने तुम्हें अपनी नज़रों में रख लिया था और यही सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए। अगर तुम उसकी बात नहीं मानते तो पहरेदार उस दुकान को तोड़ देंगे और उस व्यक्ति को कलकोठरी में डाल देंगे। लेकिन ये तो भूत शहर था। हालांकि यह शाही शहर के नीचे खोला गया था, लेकिन इसका स्वामित्व क्यूई साम्राज्य के पास नहीं था। इसे एक रहस्यमयी संस्था द्वारा खोला और प्रबंधित किया जाता था, जिसके हटे कट्टे पहरेदार मुखौटे पहने होते थे और बाजार में व्यवस्था बनाए रखते थे। ये सचमुच एक अनोखी जगह थी जो मुख्य धारा से दूर छिपी हुई थी, लेकिन इन पहरेदारों को कोई नहीं रोक सकता था। आप चाहे कुछ भी बेचें, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि अगर कोई व्यापार से मेल न खाकर परेशानी खड़ी करना चाहता है तो पहरेदार उसे तुरंत बाहर निकाल देते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो गंदी हरकतें करने की कोशिश करते थे, उन्हें बाहर बुला लिया जाता था और घोस्ट सिटी में वापस आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। उपद्रवियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति थी। एक बार प्रधानमंत्री के बेटे को सड़क पर फेंक दिया गया था और पूरे परिवार को बदनाम कर दिया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने घोस्ट सिटी में कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सब कुछ सहते रहे, मानो ऐसी कोई घटना हुई ही न हो। तब से लोगों को पता था कि घोस्ट सिटी के पीछे की पहचान एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि से होनी चाहिए और किसी ने फिर से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक मौशुवान फेई की बात है, उसे नहीं पता था कि घोस्ट सिटी के पीछे असल में कौन है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसका भी वही हश्र हो सकता है जो प्रधानमंत्री के बेटे का हुआ। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 48, यह एक छोटी सी दुनिया है 3। मौशुवान फेई के चेहरे पर एक भद्दा भाव था क्योंकि वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। बाई युनजियान ने अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ी और आगे बढ़कर उस बूढ़े आदमी को एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल थमा दी। क्या ये पर्याप्त होंगे? उसने अपनी थोड़ी ऊपर की ओर उठाए और आत्मसंतुष्ट होकर पूछा। बूढ़े आदमी ने बोतल ले ली और अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। सभी दर्शक गर्दनें उठाकर देखने लगे कि किंग यून कुल के शासक के शिष्य ने क्या दिया है। जरूर कोई बढ़िया चीज होगी। बूढ़े आदमी ने बोतल खोली और एक कश लिया। जैसे ही उन्होंने बोतल खोली, एक मीठी ताजगी भरी खुशबू चारों ओर फैल गई और भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। ये है? उसने कर्कश स्वर में पूछा। बाई युनजियान ने उपहास करते हुए उत्तर दिया, ये किंग यून कबीले की कुख्यात किंग यून गोली है। जब ये शब्द उसके मुंह से निकले तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। किंग यून गोली, ये वह अमृत था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे किंग यून वंश के सम्राट ने खुद गढ़ा था। इसे जीवन रक्षक गोली के रूप में जाना जाता था, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति आधा पैर कब्र में भी हो तो भी वह रोज एक गोली खाकर अपनी उम्र बढ़ा सकता था। यह नुस्खा एक गुप्त रहस्य था और सम्राट ही एकमात्र व्यक्ति थे जो इस गोली को बनाना जानते थे। इसके लिए कई राजाओं और शासकों ने इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। इस बार बाई युनशियान ने विशेष रूप से सम्राट को यह बहुमूल्य अमृत पहुंचाने के लिए क्यूई साम्राज्य की यात्रा की थी। जो उसने अभी अभी सौंपा था वह उसके स्वामी ने विशेष रूप से उसके उपयोग के लिए दिया था। इस गोली का नाम विभिन्न देशों में गूंज रहा था और यह एक भ्रामक नाम था जिसे बहुत से लोग चाहते थे, लेकिन उन्हें यह मिल नहीं रहा था। वाह, वह वाकई किंग यून वंश के शासक की शिष्या होने के अपने नाम पर खरी उतरती है। वह किंग यून की गोली भी इतनी आसानी से निकाल सकती है। ये बूढ़ा आदमी वाकई भाग्यशाली है और उसने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कई लोग मन ही मन ईर्ष्या कर रहे थे और उस छोटी सी चीनी मिट्टी की बोतल को मुंह बाए देखते हुए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। इन वस्तुओं को किंग यून गोली के लिए बदलना बाई युनजियान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तुम्हें क्या पता, ये गोलियां किंग यून कबीले के राजा ने खुद बनाई थीं। अगर वो इन्हें खा भी गईं तो उन्हें बस अपने मालिक से और मांगना होगा। उन्हें अपने जैसे आम लोगों के साथ मत मिलाओ। उनके लिए ये गोलियां शायद इतनी भी कीमती न हों। एक दर्शक ने अपने सामने खड़े सुनहरे जोड़े को ईर्ष्या से देखते हुए कहा। बाई युनजियान के साथ जुड़ने में सक्षम होने के लिए दूसरे राजकुमार का प्रभाव कुछ हद तक बढ़ गया था। बाई युनशियान निश्चित रूप से जुन वूशी से अलग लीग में था। हालांकि ये बातें धीमी आवाज में कही गई थीं, फिर भी इन्हें सुना जा सकता था और बाई युनजियान ने मन ही मन स्वीकृति में सिर हिलाया और मौजुवानफी की ओर मुस्कुराए। हालांकि अमृत सूंघने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने ढक्कन को वापस बंद कर दिया और बोतल उसे वापस दे दी। बाई युनजियान का मुस्कुराता हुआ चेहरा कठोर हो गया। यह ऐसी चीज है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है।
नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, उसने उदास होकर कहा। जैसे ही वह आराम से बैठ गया, धीरे से गहरी सांस ली और अपने पाइप से धुआं बाहर निकाला। उस क्षण तो सभी की आंखें बाहर निकल आईं। क्या ये बूढ़ा आदमी पहले ही बूढ़ा हो गया है? वह किंग यून गोली थी। बाई यूनशियान की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर उसकी नाराजगी साफ दिखाई दी। ये पहली बार था जब किसी ने उसके गुरु द्वारा स्वयं तैयार किए गए अमृत को अस्वीकार किया था। प्रिय महोदय, ये किंग यून गोली है। किंग यून गोली, आह, क्या आपको सच में यह नहीं चाहिए? उसने झुंझलाहट में उसे समझाया। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास और कोई अमृत नहीं है तो मेरे दूसरे ग्राहकों को परेशान मत कीजिए, उसने अधीरता से कहा। यह उस जोड़े के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि वे वहां अजीब तरह से खड़े थे। उनके चेहरे के भाव अत्यंत काले थे। उन्हें यह भी संदेह होने लगा कि यह बूढ़ा आदमी व्यापार करने के लिए नहीं निकला था। उसने किंग यूनपिल को तुच्छ समझने और अस्वीकार करने का भी दुस्साहस किया था। अगर तुम व्यापार नहीं करना चाहते तो हम भी नहीं करेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी चीजें इतनी कीमती हैं? मौजूवान फेई ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा, उपहास किया और अब उससे परेशान नहीं हुआ। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 49। अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना बार बार और बार बार। एक, मुझे नहीं पता कि यह अमृत प्रिय एल्डर को रुचिकर लगेगा या नहीं। जैसे ही मुँह जुबान फेई निराशा में डूबा हुआ था, भीड़ से एक छोटी सी आवाज आई और एक छोटा सा व्यक्ति बाहर निकला। आखिरकार लगभग 14 साल का एक गोरा चिट्टा लड़का भीड़ से बाहर निकला, एक हाथ में एक छोटी सी सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल पकड़े हुए। वह स्टॉल तक गया और उसे उस बूढ़े आदमी को दे दिया। अरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई पार्टी है? बस घुसकर दूसरों के नक्शे कदम पर चलते हुए तुम्हारे पास जो भी अमृत है उसे दे देना। भगवान के लिए, बूढ़े ने अभी अभी किंग यून गोली लेने से मना कर दिया। आह, किंग यून गोली, तुम्हें पता भी है कि इसमें क्या क्या होता है? ध्यान रखना कहीं वह इसे तुम्हारे मुंह पर वापस न फेंक दे। एक उपद्रवी राहगीर ने आग में घी डालने का काम किया। जून वुशी ने दूसरों की बात अनसुनी कर दी और बूढ़े आदमी को देखने लगी। बूढ़े आदमी ने सामने खड़े गोरे लड़के की तरफ देखा और बोतल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। छोटे लड़के, तुम इसे किस चीज में बदलना चाहते हो? पूर्वी मोती, जुनवुशी ने उत्तर दिया। ओह, बूढ़े आदमी ने लापरवाही से बोतल खोली। बोतल खोलते ही कमल की सुगंध से मिश्रित जड़ी बूटियों की मीठी ताज़ा खुशबू चारों ओर फैल गई। जो लोग पास थे और जिन्हें इसे सूंघने का मौका मिला, उन्हें तुरंत शारीरिक और मानसिक रूप से आराम महसूस हुआ। स्टाल के पास एकत्र हुए लोग अनजाने में आह भरने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका मन शांत हो गया है और उनका मनोबल ऊंचा हो गया है। बूढ़े व्यक्ति की धुंधली आंखों में फिर से चमक लौट आई। सारी आशंकाएं गायब हो गईं जब उसने अपना सिर उठाया और घबराए हुए भाव से जुनवुशी को देखा। छोटे बच्चे, यह अमृत क्या है? इसका नाम क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुक स्वर में पूछा। इसका कोई नाम नहीं है, ये तो बस एक सामान्य रक्त संचारी अमृत है। जुनवुशी ने इनके नाम सोचने की जहमत नहीं उठाई थी, क्योंकि ये सिर्फ जून शियान और जून किंग के शरीर की कंडीशनिंग के लिए बनाए गए थे, जो उनके स्वास्थ्य लाभ का एक हिस्सा था। उसे इतनी मामूली चीज पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? ये कैसा रहेगा? आप मुझे ये बोतल दे दीजिए और आप ये 9 पूर्वी मोती ले सकते हैं और कोई भी 3 आध्यात्मिक रत्न चुन सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति के नथुने फूल गए जब उसने अति उत्साहित स्वर में पूछा और चमकती आंखों से जुनवुशी को देखा। उसने अपने हाथ जोड़कर सावधानी से बोतल को अपनी बाहों में भर लिया, जिससे साफ जाहिर हो गया कि उसका दवा वापस देने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने यह प्रस्ताव रखा, भीड़ अवाक रह गई। पल भर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और वे अपने सामने के अविश्वसनीय दृश्य को देखने लगे। इस सन की बूढ़े आदमी ने किंग योनगोली को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और फिर भी वह एक अज्ञात स्रोत से एक अनाम अमृत की लालसा रखता था। इसका क्या मतलब था? उस बच्चे का अमृत किंग यून वंश के शासक की कुख्यात किंग यून गोली से भी बेहतर था। नहीं, मुझे सिर्फ पूर्वी मोती चाहिए। जुनवुशी को किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या तुम बाकी चीजों पर भी एक बार नजर डाल सकती हो? बूढ़े आदमी ने बोतल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए कहा। जरूरत नहीं है, जुनवुशी ने झुंझलाहट से भौहें चढ़ाईं। ये बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत लंबी बातें करता है। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर मेरे पास हो तो मैं तुम्हारे साथ बदल लूंगा। वह नीचे झुका और कुछ ढूंढने लगा और उसने एक थैली निकाली और उसे खोला। जैसे ही उन्होंने उसमें से सामग्री निकाली, सबकी आंखें चमक उठीं और चारों ओर से रुक रुक कर घूंटने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसमें विभिन्न बहुमूल्य आध्यात्मिक रत्न थे जो चमक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थे। इनकी गुणवत्ता की तुलना में पहले प्रदर्शित रत्न फीके पड़ गए। एक क्षण के लिए सभी लोग बहुमूल्य आध्यात्मिक रत्नों के ढेर को अचंभित होकर देखते रहे। मुझे तो बस पूर्वी मोती चाहिए। जुनवुशी की आवाज में अधीरता का भाव था। बूढ़ा आदमी कुछ कहने ही वाला था कि एक आकृति एक कदम बढ़कर उनके बीच आ खड़ी हुई। जीनियस डॉक्टर, अध्याय 50। अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना बार बार और बार बार। 2, युवा गुरु, मैं सोच रहा था कि क्या आपके पास उसी अमृत की एक और बोतल है? मैं आपके साथ इसके बदले में कुछ भी देने को तैयार हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी पत्नी को एक उपयुक्त उपहार देकर खुश कर सकूं। कृपया मेरी यह इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करें। मोशुवान फी ने अहंकार से दोनों के बीच आकर अपनी मंशा जाहिर की।
उसे नहीं पता था कि इस बच्चे का क्या साथ है, लेकिन आज की यह यात्रा बाई युनशियान का उत्साह बढ़ाने के लिए थी, वरना सब बेकार हो जाता। उसके पास उसे खुश करने के लिए और कोई उपाय नहीं था। उस बूढ़े को अपनी औकात का अंदाजा नहीं था और उसे किंग यून बोली भी नहीं चाहिए थी। हालांकि वह एक अज्ञात स्रोत वाली अनाम अमृत औषधि को एक अनमोल खजाने की तरह मानता था। वह ये दिखाना चाहता था कि अपनी पहचान और संसाधनों से वह जो चाहे पा सकता है। उस मूर्ख बूढ़े को अपनी मूर्खता से जागना चाहिए। जुनवूशी ने मो जुवानफी को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हम्फ, इतने सालों से शाही महल के ये लोग उसके लिन महल में मुसीबत खड़ी करने की फिराक में रहते हैं। ये लोग उसके प्यारे दादा और चाचा को इतने लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। ये लोग असल में बदला मांग रहे हैं। ये गोलियां उसने खुद बनाई। उसे देने के बजाय वह कुत्तों को खिलाना ज्यादा पसंद करेगी, व्यापार नहीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें अमृत चाहिए, शायद अगले जन्म में। अभी मैं तुम्हें जहर खिलाने पर भी विचार कर सकता हूँ, बधाई के साथ, बिल्कुल बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। जब बूढ़े ने उसे पहली बार ठुकराया तो उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ रहा हो। एक बार फिर कुछ ही देर में सामने वाले इस छोटे से बच्चे ने फिर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। मोशुवान फेई ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अपमानित कभी महसूस नहीं किया था। वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से काला और बेहद बदसूरत हो गया था। टीएल, यह एक रूपक जैसा है। जब उसने अपना चेहरा खो दिया तो ऐसा लगा जैसे कोई उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा हो। मोजुवानफी के समय पर हस्तक्षेप ने जुनवूशी को अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया। वह तुरंत एक तरफ हटी और बूढ़े आदमी से पूछा, मैं तुम्हें 2 और बोतलें भी दे सकती हूँ। बस मुझे वे सारे आध्यात्मिक रत्न दे दो जिनमें पहले 2 के समान गुण हो जो तुमने मुझे दिए थे। जुनवूशी ने लापरवाही से रत्नों के उस नए ढेर की ओर इशारा किया जो बूढ़े आदमी ने थैली से निकाला था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके पास अमृत की कितनी शीशियां थीं। इस लापरवाह बच्चे को देखकर, जो आध्यात्मिक रत्नों की ओर ऐसे इशारा कर रहा था मानो बाजार से मछलियां चुन रहा हो, उसने उन सभी गुणों को चुना जो उस सुनहरे जोड़े की नज़र में पहली जोड़ी से मिलते जुलते थे। इस अचानक घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया। पहले तो उसने बूढ़े आदमी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन मोशुवान फेई द्वारा अनजान अमृत के लिए एक बेहद उदार प्रस्ताव रखने के बावजूद बच्चे ने मोशुवान फेई को भी अस्वीकार कर दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि मोशुवान फेई के प्रस्ताव के तुरंत बाद बच्चे ने अपना मन बदल लिया। अब सबका ध्यान सुनहरे जोड़े पर था। सबकी नज़रें जोड़ों की प्रतिक्रिया पर टिकी थीं। मोजुवानफी ने स्वीकृति में सिर हिलाया क्योंकि वह काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। ये बच्चा वाकई होशियार था। उसने मोशुवानफी के प्रस्ताव के पीछे छिपे अर्थ को समझ लिया था। उसे मना करके वह बच्चा सभी आध्यात्मिक रत्नों को बदलकर बाई युनशियान और खुद को अन्य खजानों के बदले में दे सकता था। बच्चे ने पूरी बात बड़ी खूबसूरती से सुलझा ली थी। बूढ़े आदमी को इसकी वजह की परवाह नहीं थी जब तक उसके हाथ अद्भुत अमृत लग गया, और वो सिर्फ एक ही नहीं था। बच्चे के हाथ 2 और थे। क्या ही फलदायी मुलाकात थी। ठीक है, मैं इसे आपके लिए ले आता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए और एक धुन गुनगुनाते हुए विभिन्न रत्नों को चुनना शुरू कर दिया। जुनवूशी ने 2 और बोतलें निकाली और बूढ़े आदमी को दे दीं। जुनवूशी ने 9 पूर्वी मोतियों को संभाल कर रख लिया और कुछ आध्यात्मिक रत्न अपने हाथ में ले लिए। उसने अपने हाथ में चमकते मोतियों को देखा और मोशुवानफी और बाई युनशियान की ओर देखा। दंपति के चेहरे पर राहत की भावना थी, जबकि उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही थीं, क्योंकि उनकी आंखें उसके हाथों में मौजूद आध्यात्मिक रत्नों की चाहत से जल रही थीं। हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उस बच्चे का इंतजार कर रहे थे कि वो ये खजाने दूसरे राजकुमार को दे दे, क्योंकि उस बच्चे ने 2 उंगलियों से 2 रत्न उठा लिए थे। क्रंच, सभी का ध्यान उंगलियों के बीच रखे 2 आध्यात्मिक रत्नों पर था, और जब उन्होंने लड़के को आध्यात्मिक रत्नों को कुचलते हुए देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि टूटे हुए रत्न चमकते सितारों के कणों में बदलकर जमीन पर गिर रहे थे। जुनवूशी ने सामने खड़े जोड़े को भावशून्य दृष्टि से देखा और धीरे धीरे उसके हाथ अपनी हथेली में रखे सभी अमूल्य आध्यात्मिक रत्नों को कुचलने लगे, उन्हें तारों की धूल में बदलने लगे। फिर उसने ये काम करने के बाद अपने दोनों हाथों से सारी चमकीली धूल झाड़ दी। आध्यात्मिक रत्न बेशकीमती रत्नों से ज्यादा अनमोल हो सकते हैं, लेकिन उनकी कठोरता ही उनका मुख्य दोष थी। वे बहुत भंगुर थे, यही मुख्य कारण था कि वे इतने दुर्लभ भी थे। अगर कोई सावधान न रहे तो वे आसानी से धूल में बदल जाते।